नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं राकेश याग आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं स्कूल मैनेजमेंट की शानदार सी सफलता में। प्यारे साथियों, विद्यालय प्रबंधन की कड़ी में आज हम एक शानदार और एक नए बिंदु के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। बिंदु का नाम जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, आज अपन पढ़ेंगे एनईपी 2020। एनईपी अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी हमारा बिंदु क्या रहने वाला आज? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 2020। बहुत अच्छा यहाँ से जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सी नई चीज़ें आप लोगों को जानने और पहचानने को मिलेगी और हर हाल में यहाँ से जो है एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जिन पाठ्यक्रमों में स्कूल मैनेजमेंट नहीं है वहां पर भी आपको जो है इस टॉपिक के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप तो यूं मान के चलो, आपके सिलेबस में तो व्याख्याता भर्ती परीक्षा में तो आप ये मान के चलो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अलग से प्रदर्शित। इसलिए प्यारे साथियों, पढ़ना है और बहुत शानदार तरीके से और बहुत रोचक तरीके से बिंदु को पढ़ना है ताकि हमारा कोई भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं। देखिए, क्योंकि पूरी बातें हैं तथ्यात्मक, लेकिन उन तथ्यात्मक बातों को भी अपन इतनी व्यवस्था पूर्वक तरीके से पढ़ेंगे कि हमें ये चीजें आसानी से समझ में आए। प्यारे साथियों, बात करते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और हमारे देश में बहुत पहले से लॉर्ड मेकाले द्वारा स्थापित मेकाले शिक्षा पद्धति का ही प्रचलन देखने को रहा था। आप समझ के देखिए दो तीन पृष्ठभूमियों को कि आजादी से लेकर 1964, यानी मैं बात कर दूं 1947, 1947 से लेकर 1964 में हमने कोठारी आयोग का गठन किया था। और इस कोठारी आयोग ने जो शिक्षा नीति हमें बताई उसको हमने कब जारी किया था? 1968 में। मैं मोटी मोटी बात कर दूं तो आजादी के 21 साल तक हमारे देश में, यानी देखो हम आजाद भी हो गए, बावजूद इसके 21 साल तक हमारे देश में वही अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन देखने को मिल रहा। पहली बार हमने कहा कि साहब हमारी खुद की एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, भारत का अपना संविधान है। तो भारत अपने यहाँ पर जो शिक्षा नीति बनाएगा वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप बनाएगा। और इस बात को लेकर हमने 1964 में कोठारी आयोग को आप कह सकते हैं कि कोठारी आयोग का गठन किया था। और इस कोठारी आयोग ने जो रिकमेंडेशंस दी, उन रिकमेंडेशन, उन सिफारिशों के आधार पर 1968 में भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई। लेकिन ये शिक्षा नीति जो थी वो भारत में मान्य नहीं हुई। उसके कारणों की अपन चर्चा करेंगे। उसके पश्चात, यानी वह लागू नहीं हुई, उसके पश्चात 1986 में, कब की बात कर रहा हूं? 1986, यानी लगभग यूं मान के चलो आजादी के 40 साल हो चुके। आजादी के 40 साल तक भी हम अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पद्धति के आधार पर पढ़ रहे थे। 1986 में देश में प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी जी ने उन्हीं दौलत सिंह कोठारी जी की जो सिफारिशें थी, उन्हीं सिफारिशों को आधार मानकर हमारे देश में पहली आधिकारिक शिक्षा नीति घोषित कर दी। और वह कब घोषित कर दी? 1986 में। अब साहब 1986 में जो नीति घोषित हुई थी वह यूं मान के चलो देश में चलती रही और समय आ गया वर्ष 2014। वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार जो है वो चुनाव लड़ने जा रही थी तो मोदी गवर्नमेंट ने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा इस बात का उल्लेख किया था, यदि बीजेपी पार्टी जो है वो सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर भारत की शैक्षिक व्यवस्था को बदलाव करने का जो है वो कार्य किया जाए। और प्यारे साथियों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में, कब? वर्ष 2017 में TSR सुब्रमण्यम साहब की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और उसे एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का दायित्व सौंपा। लेकिन किन्हीं कारणों से उसके द्वारा दी गई, यानी TSR सुब्रमण्यम के द्वारा दी गई सिफारिशों को हमने स्वीकार नहीं किया। प्यारे साथियों, फिर उसी समय हमने के कस्तूरी रंजन साहब, जो इसरो के पूर्व चीफ हुआ करते थे और जिन्हें आप यूं कह सकते हैं कि पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है, अवार्ड भी मिला है, ऐसे कस्तूरी रंजन साहब को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी।
और हमारे कस्तूरी रंजन साहब ने एक बहुत ही शानदार सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रादुर्भाव कर दिया। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक ऐतिहासिक तारीख है जिस तारीख को हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, और वह तारीख है 29 जुलाई 2020, यानी 29 जुलाई 2020 को हमारे कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। तब से यह धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में लागू हो रहा है। और भारत में सबसे पहले इसे अपनाने वाला राज्य था हिमाचल प्रदेश, और दूसरे स्थान पे अगर किसी राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया है तो वह है आपका मध्य प्रदेश। प्यारे साथियों, ये वही आपकी शिक्षा नीति है जिस शिक्षा नीति ने बहुत तगड़े तरीके के प्रावधान किए हैं। उन सभी प्रावधानों की अपन चर्चा करेंगे और बहुत ही शानदार और बहुत ही सिस्टमेटिक चीजों के साथ हम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आगाज करें। आइए प्यारे साथियों, पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बातें करते हैं। एनईपी 2020। पहले तो मैं उन तथ्यात्मक चीजों की चर्चा करना जरूरी समझूंगा जहां से बहुत ही इजी प्रश्न आ सकता है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस पूरे टॉपिक को किस तरीके से पढ़ने और समझने वाले हैं। हम एक हिस्सा तो जो है इसका तथ्यात्मक बातों का पढ़ेंगे और एक हिस्सा इसके प्रावधानों का पढ़ेंगे, और दो हिस्सों के अंदर अपन जो पूरा आपका शिक्षा नीति है इसका अध्ययन कर लेंगे। एक बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि जो शिक्षा नीति है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। किताबों में अनाप शनाप बातें लिखी है, लेकिन यकीन मानना वह सारी चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको विद्वान नहीं बनना है, विदुषिया नहीं बनना है। आपको आपका एग्जाम क्लियर कर, आपको ये बिंदु इतना अच्छे से पढ़ना है कि यहां से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपन प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो 2020 की बात कर लेते हैं शिक्षा नीति। यदि पूछ लिया जाए, बताइए नई शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद देखने को मिली है, तो आपको याद होना चाहिए 1986 में मिली थी और अब 2020 में, तो बीच में 34 इयर्स का अंतराल आ गया। तो 34 वर्षों के पश्चात, 34 वर्षों के पश्चात नोट 7 के साथ बनाएंगे। अच्छा, यदि पूछ लिया जाए बताइए इसे कौन सी सदी की आप शिक्षा नीति कहते हैं, तो 21वीं सदी की एजुकेशन पॉलिसी, 21वीं सदी की एजुकेशन पॉलिसी, ये ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद अपन ने बात कर ली कि साहब 1968 में एक पॉलिसी आती है और 1986 में दूसरी पॉलिसी आती है कि शिक्षा नीति के पश्चात कि शिक्षा नीति के पश्चात यही एनईपी देखने को मिलती है। और एक चीज अपन बहुत पहले चर्चा करके आ चुके थे, मैं उसको बता देता हूं कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने सतत विकास लक्ष्यों की अवधारणा को अपनाया है, जिनको आप एसडीजी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको कहा जाता है, जिनकी घोषणा 2015 में होती है और जिनके अंदर 17 ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनको पूरी दुनिया आगामी वर्ष 2030 तक, यानी 2015 से 2030, यानी कितने वर्ष हो गए, 15 वर्षों में, 15 वर्षों में पूरी दुनिया को इन 17 लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, जिनको क्या कहा जाता है, एसडीजी। तो प्यारे साथियों, एसडीजी 2015 लक्ष्य कितने हैं, 17। लक्ष्य कितने हैं, 17। इन 17 लक्ष्यों में एसडीजी है एक जिसका नाम है एसडीजी 4। एसडीजी 4 जो है वह बात किसकी करता है, समावेशी शिक्षा। वह किसकी बात करता है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब है समावेशी, अर्थात समाज का कोई भी वर्ग, दीनहीन, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी वर्ग या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे शिक्षा का समुचित लाभ न मिल पाए। साथियों, समझने की बात है कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट का आना और 2015 में हमारे दुनिया के सभी देशों ने एसडीजी को जो लागू किया, और उसके पश्चात उसके अंदर एसडीजी 4 के अंदर ये कहना कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। तो मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में इस बात की घोषणा कर दी थी, इलेक्शन से पहले ही घोषणा कर दी थी उनके घोषणा पत्र में कि हम इस शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। और उसी चीज को ध्यान में रखते ही 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि जो पुरानी शिक्षा नीति है वह हमारे सतत विकास लक्ष्यों के एसडीजी 4 की प्रतिपूर्ति नहीं करता है, इसलिए हमें किसी नए शिक्षा नीति की जरूरत है। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि भारत की नई शिक्षा नीति के
प्रादुर्भाव के पीछे वजह क्या रही है, आवश्यकता क्या रही है, तो आपको ये जो है बात सबसे अच्छी पता होनी चाहिए। दूसरी बात, हमने कहा कि 34 वर्षों के पश्चात, ये तो बात अपन ने पढ़ ली कि 34 वर्षों के पश्चात हमारे देश में जो है ये शिक्षा नीति देखने को मिली है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर थोड़ी सी याद रखनी है। अभी अपन इस पे और भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन एक बार ये वाली जो बात अपन ने की है, ये हमने इसकी आवश्यकता और इसकी पृष्ठभूमि को लेकर की है। प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा अध्ययन जो है ना वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर डालेंगे। उनके बारे में भी हमें जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद हम 2020 की शिक्षा नीति पर चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 हमने अभी डिस्कशन कर लिया था कि भारत जो है वह 1968 में, यानी पहली शिक्षा नीति भारत की आई थी, तो वह कब आई थी? 1968 में, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली थी। उससे पहले आप समझना 1964 में, कब? 1964 में यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उस यूजीसी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष हुआ करते थे दौलत सिंह कोठारी जी, उनकी अध्यक्षता में। तो 1964 में यूजीसी आयोग के अध्यक्ष, यूजीसी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी या दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में समिति गठित हुई, समिति गठित की गई। ये क्यों की गई, इसकी वजह मैंने बता दी थी कि अब तक हम अंग्रेजों की बनाई हुई शिक्षा व्यवस्था पर चल रहे थे। पहली बार इंदिरा गांधी जी का समय था, प्रधानमंत्री इस समय कौन थी? इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जी ने महसूस किया कि देश के अंदर क्या होनी चाहिए, अपनी खुद की शिक्षा नीति होनी चाहिए, और इसी बात को साकार करने के लिए यूजीसी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में हमने क्या कर दी, एक समिति गठित कर दी। प्यारे साथियों, एक प्रश्न ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस समिति के सचिव कौन हुआ करते थे? तो महान शिक्षाविद जेपी नायक साहब जो है वह क्या थे? सचिव कौन थे? जेपी नायक। जेपी नायक जो हैं वह क्या थे? इसके सचिव थे। यही जो शिक्षा नीति 1968 है, इस शिक्षा नीति पे और क्या प्रश्न बन सकते हैं वह भी लिखना। इस समिति को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। इस आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, अगर कभी नाम आ जाए ना केवल राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसी कोठारी आयोग को ही कहा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा। यहां तक की बात क्लियर होगी, यहां तक की चीज क्लियर है ना कि 1964 में यूजीसी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में हमने समिति गठित कर दी। हम पहली शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। उनकी अध्यक्षता में हमने समिति गठित कर दी, जिसमें सचिव किसको बनाया गया प्यारे साथियों? जेपी नायक साहब को। किसको बनाया गया? जेपी नायक साहब को। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जो कोठारी आयोग है, इसने शिक्षा से संबंधित 23 सिफारिशें दी। क्यों मान के चलो, इन्होंने शिक्षा नीति के संदर्भ में कितनी सिफारिशें? 23 सिफारिशें दी। इन 23 में से 17 सिफारिशों को हूबहू स्वीकार कर लिया गया। यह बात आपको समझनी है। कुल कितनी सिफारिशें? 23 में से कितनी स्वीकार करी? 17। जब 23 में से 17 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, तो विपक्षी जो दल थे उन्होंने कहा कि हम इस शिक्षा नीति को नहीं मानते, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का ही क्या है, दिमाग की उपज है कि भाई आपने 17 बातें तो उसकी मान ली। ऐसा कहा जाता है कि इन बातों के विरोध के कारण यह शिक्षा नीति लागू नहीं हुई। फिर भी अपन लिख लो, इस आयोग ने शिक्षा नीति संबंधी, इस आयोग ने शिक्षा नीति संबंधी 23 सिफारिशें दी। 23 सिफारिशें। इस आयोग ने कितनी सिफारिशें दी? 23। और ये सिफारिशें कब दी, ये भी ध्यान रखना। ये सिफारिशें आपसे पूछा जा सकता है। ये सिफारिशें 1966 में अपनी रिपोर्ट में, यानी पूछ लिया जाए कि बताइए इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? अपनी रिपोर्ट 1966 में अपनी रिपोर्ट दी। कब? 1966 में। देखो हमने क्या बात करी कि 1964 में तो इस आयोग का स्थापना की गई। 1964 में प्यारे साथियों, है ना? आवाज वगैरह ओके सब ठीक है। 1964 में इस आयोग की स्थापना की गई, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और उसके बाद हमने कहा कि 1966 में इस समिति ने अपनी क्या दे दी, सिफारिशें दे दी। ये आपको ध्यान रखनी है, यहां तक की बातें ओके है, ओके है सभी, ठीक है। चलो फिर नई स्लाइड पे ले लेते हैं। वैसे यहां लिखना था मुझे एक छोटी सी बात, क्योंकि फिर आगे चर्चा कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत। यहां लिख देता हूं, इनमें से 17 सिफारिशें, इनमें से 17 सिफारिशें लागू की गई, या मैं कह दूं स्वीकार की गई। इनमें से कितनी, 17 सिफारिशें लागू की गई। फिर हमने क्या कहा कि किन्हीं कारणों से, ये वाली बात यहां लिख देते हैं, किन्हीं कारणों से इस शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया गया या मान्यता नहीं मिली। आप कह सकते हैं कि इस शिक्षा नीति को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिली, मान्यता नहीं मिली। और नहीं मिली, इसके पीछे रीजन आपने बता दिया कि केवल कोठारी आयोग के व्यक्तिगत सोच का क्या था, परिणाम था। तो इसलिए यह शिक्षा नीति हमारे देश में देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए 1964 में हमने प्रयास किया पहली बार शिक्षा नीति लाने का, लेकिन वह शिक्षा नीति भारत की व्यवस्था में जो है वो आत्मसात नहीं हो पाई, क्योंकि विरोधी दलों ने उसका विरोध किया। इस कोठारी आयोग ने, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जो गठित आयोग था, इस आयोग ने हमें 23 सिफारिशें दी। उन 23 में से हमने जो है वह 17 सिफारिशों को क्या कर लिया था, हमने लागू कर दिया था, स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद में भी जो है यह शिक्षा नीति लागू नहीं होती है। तो इसका मतलब 1968 वाली शिक्षा नीति पढ़ ली। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये ध्यान रखना। हालांकि यहां पर आपको एक बहुत अच्छी और शानदार बात बताना चाहूंगा कि ये जो शिक्षा नीति है ना 1986 वाली, ये भी कोठारी आयोग की सिफारिशों पे ही लागू है। क्यों? क्योंकि इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे सर इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जी ने अपनी माता के द्वारा जो किया गया प्रयास था, जो असफल रह गया था, उस प्रयास को जो है धरती पर लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लेकर आए। तो इतनी सी चीज ध्यान रखना, यह जो है यह आपके, आप यूं कह सकते हैं कि कोठारी आयोग की सिफारिशों पर ही आधारित थी, है ना। यह भी कुछ हद तक कोठारी आयोग की सिफारिशों पर ही आधारित थी। अब यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से? तो ध्यान रखना, एक तो प्रश्न बना है कि इसके अंदर कितनी बार समीक्षा की गई। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो एनालिसिस है या समीक्षा है वह 2 बार की गई थी। एक तो 1990 में प्रोफेसर यशपाल समिति बनी थी, आप सभी जानते हैं। सॉरी, प्रोफेसर 1990 जो 1990 वाली समिति है वो आचार्य राममूर्ति समिति है, और 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा समिति बनी थी। उन दोनों समितियों ने इसकी क्या की? समीक्षा करी। एक तो ये प्रश्न बनता है, और एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि क्या 1986 में संशोधन करने को संशोधन हमें देखने को मिला? बिल्कुल, आपको प्यारे साथियों याद रखना है 1992 के अंदर जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, तो पीवी नरसिम्हा राव साहब ने क्या किया था? इसमें संशोधन किया था। तो 2 बातें तो आपको किसके बारे में याद रखनी है? समीक्षा के बारे में, एनालिसिस। एक तो याद रखना है 1990 का, और एक एनालिसिस याद रखना है 1993। 1990 में मैंने अभी आपको बताया आचार्य राममूर्ति समिति, आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा, और 1993 ये प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर यशपाल समिति के नाम से जो है इसको ज्यादा जाना जाता है, प्रोफेसर यशपाल समिति। ठीक है, एक बात तो ये याद रखनी है समीक्षा को लेकर। एक अपन को बात याद रखनी है प्यारे साथियों, संशोधन को लेकर। किसको? संशोधन। और संशोधन मैंने आपको बताया कि 1992 में
नरसिम्हा राव सरकार ने, किसने? नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किया गया, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किया। ठीक है, एक तो ये बात याद रख लेनी, एक ये बात याद रखनी है, फिर भी यह नीति, फिर भी यह शिक्षा नीति, फिर भी यह शिक्षा नीति 34 वर्षों तक चली, 34 वर्षों तक चली। बहुत अच्छे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को याद रख लेना, इस बात को कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और यह भी कुछ हद तक जो है वह कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। 2 बार समीक्षा होती है, 1990 और 1993 में, ये याद रखना है। और जो 1990 में समीक्षा होती है वह आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा की जाती है। जो 1993 में जो समीक्षा होती है वह प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा की जाती है। और फिर हमने कहा कि 1992 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा इसमें संशोधन किया गया। फिर भी यह जो शिक्षा नीति है ये कब तक चली? 34 वर्षों तक चली। अब आ जाते हैं हमारी एनईपी 2020 में। एनईपी 2020, अभी अपन ने कुछ बातें तो कर ली थी, लेकिन अब विधिवत तरीके से बात शुरू करते हैं। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, 2015 में मैंने कहा ना टीएसआर सुब्रमण्यम, ये बहुत कम लोगों को पता है। लोग यही समझते हैं कि 2017 में जब कस्तूरी रंजन समिति का गठन किया गया था उसके बाद से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है प्रयास प्रारंभ हुआ था। नहीं प्यारे साथियों, याद रखना 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने प्रयास शुरू कर दिए थे। तो हम एक एक बात लिख लेते हैं कि 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव, पूर्व कैबिनेट सचिव, पूर्व कैबिनेट सचिव, नाम याद रखना, टीएसआर सुब्रमण्यम, टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता में, ये मैं सर्वप्रथम की बात बता रहा हूं ना कि भाई अब नई शिक्षा नीति आ रही है तो क्या हो रहा है कि अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, 5 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी, रिपोर्ट सौंपी, लेकिन वह जो रिपोर्ट थी ना वह भारतीय दशा के अनुकूल नहीं थी, भारतीय दशा के अनुकूल नहीं थी, भारतीय दशा के अनुकूल नहीं थी। इसलिए उसे क्या नहीं मिलती है प्यारे साथियों? मान्यता नहीं मिलती। समझ गए? ये पहला असफल प्रयास। मोदी गवर्नमेंट 2014 में आते ही 2015 में टीएसआर सुब्रमण्यम कैबिनेट सचिव हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में समिति बना दी और समिति बनाने के पश्चात जो है प्यारे साथियों उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। 5 सदस्य समिति थी, रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन रिपोर्ट में कहा कि जो उन्होंने रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी थी वह रिकमेंडेशन भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल या भारतीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं थी। इसलिए इस शिक्षा नीति को भी भारत में मान्यता नहीं मिलती है। ये 2020 वाली बात होगी, है ना। 2015 वाली कब की बात है? 2015 में। उसके बाद अब सफल प्रयास की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2017, कब? वर्ष 2017 में इसरो के पूर्व चीफ, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसरो के पूर्व प्रमुख, इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णा स्वामी, कस्तूरी रंगन बोल दो या कस्तूरी रंजन बोल दो, कई किताबें रंगन कह रही है, कई किताबें रंगन कह रही है, अपन रंगन ही कह देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा? इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में समिति बनी, अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ, समिति का गठन हुआ, ये ध्यान रखना है। ये जो समिति थी प्यारे साथियों 9 सदस्यीय समिति थी। कितने सदस्य? ये 9 सदस्यीय समिति थी, 9 सदस्यीय। इस 9 सदस्यीय समिति में एक तो आपको याद रखना है अध्यक्ष और 8 आपको याद रखने हैं सदस्य। 8 आपको क्या याद रखने हैं? सदस्य। अध्यक्ष तो आपने कह दिया कि के कस्तूरी रंजन साहब हैं, के कस्तूरी रंगन साहब हैं, ठीक है। और 8 सदस्य इतने महत्वपूर्ण तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी चूंकि यदि अपन पढ़ ही रहे हैं
तो थोड़ा सा विश्लेषित अध्ययन भी अपन इसका जो है वो कर लेते हैं। मैं आपको इसके 8 सदस्यों की जो सूची है ना वो भी दे देता हूं, है ना, वो भी आपको दे देता हूं ताकि आपके पास जो है ना डिटेल पूरी चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सारी सारी चीजें अपन देख लेते हैं एक बार। लीजिए एक बार थोड़ी सी मैं आपको इस पे भी डिटेल दे देता हूँ ना। 8 सदस्यों के नाम अगर आप लिखना चाहो तो गोविंद प्रसाद शर्मा साहब हैं, गोविंद प्रसाद शर्मा, ठीक है। एक आपको नाम याद रखना है नजमा अख्तर, नजमा अख्तर, ठीक है। एक टीवी कट्टी मिनी, टीवी कट्टी मनी, ठीक है। एक मिशेल डेनिनो, ये फ्रांसिस मूल के भारतीय लेखक हैं, सेल डेनिनो, ठीक है। एक मिलिंद कांबले, ये उद्योगपति हैं, भारतीय उद्यमी हैं, मिलिंद कांबले। कितने हो गए? 5, ठीक है। के बाद में आपको याद रखना है एम के श्रीधर, एम के श्रीधर, क्या हो गए? धीर झिंगरन, धीर झिंगरन, 7। और शंकर मारवाड़ा, शंकर मारवाड़ा, शंकर मारवाड़ा। तो प्यारे साथियों ये आपको जो है ये इसके 8 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो गोविंद एक बार देख लेना, देखिए ये नाम लिखाने का मकसद केवल, मैं नहीं मानता कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रश्न आपको जो है वो यहीं से पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि 8 सदस्य कौन कौन है, तो गोविंद प्रसाद शर्मा जी है, नजमा अख्तर है, टीवी कट्टिमिनी है, मिशेल डेनिनो है, मिलिंद कांबले है, एम के श्रीधर है, धीर झिंगरन है और शंकर मारवाड़ा है। इन लोगों की अध्यक्षता में जो है ये समिति, मतलब इन लोगों की सदस्यता के साथ ये समिति का गठन होता है। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात कस्तूरी रंजन साहब की बताता हूँ। कस्तूरी रंजन साहब हमने कहा एक तो क्या है, ये इसरो के पूर्व प्रमुख हैं। दूसरी बात इनके बारे में याद रखना है कि इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित भी हैं ये, ठीक है। और ये गठन कब होता है तो आपको याद रखना है 2017 में। कब गठन होता है? 2017 में। अब कुछ चीजें, रिपोर्ट कब दी इस समिति ने? इस समिति ने मई 2019 में, मई 2019 में रिपोर्ट सौंपी। ये एक अच्छा प्रश्न है। 3 प्रश्न बनते हैं प्यारे साथियों कि एक तो इस समिति का गठन कब होता है, एक इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, और एक इस समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी। फिर बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी कब दी। तो मैंने आपको पहले डिस्कशन में तारीख बताई थी 29 जुलाई 2020। कौन सी तारीख है? 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को इसको क्या दे दी गई? मंजूरी दे दी गई। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, उस समय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसकी क्या कर दी? घोषणा कर दी। घोषणा करने वाले कौन थे? तो याद रखना रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक कहा जाता था, रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या दे दी? इसकी घोषणा कर दी। एक अच्छा उद्देश्य बता देता हूं, यहां पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है। तो भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला जो पॉइंट आपने पढ़ा है ना, ये पॉइंट ये जरूरी है।
ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका उद्देश्य, उद्देश्य से कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहां तक की चीज क्लियर होगी सभी को, यहां तक की चीज कि हमारे देश में जो 1986 की शिक्षा नीति थी, वह शिक्षा नीति जो थी वह अपेक्षाकृत रूप से थोड़ी सी हमें पुरानी प्रतीत होने लग गई थी। इसलिए हमने हमारी वर्तमान की जो स्थितियां हैं, उन वर्तमान की स्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वो नई शिक्षा नीति हमने जारी करने की बात करी। और नई शिक्षा नीति के लिए हमने, या अर्थात मोदी सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2015 के अंदर प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयास जो था वह सक्सेस नहीं हो पाया। जो आप सभी जानते हैं कि TSR सुब्रमण्यम साहब की अध्यक्षता में प्रयास किया गया था, वह प्रयास सफल नहीं हो पाया। और उस प्रयास की असफलता के पश्चात जो है प्यारे साथियों, आप समझना, उस प्रयास की असफलता के बाद जो है हमने कहा कि वर्ष 2017 में जो कस्तूरी रंजन साहब हैं, इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई। समिति 9 सदस्यीय समिति है, 2019 मई में रिपोर्ट दे रही है। और इस रिपोर्ट को हमने 29 जुलाई 2020 को जो है घोषणा कर दी, स्वीकार कर लिया कैबिनेट ने। और इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। यहां तक की बात क्लियर है ना सभी को? ठीक है, बढ़े आगे। यहां तक की सारी चीज क्लियर है? या 8 सदस्य कौन कौन है? देखो, मोटी मोटी बातें बताऊं तो एक तो आपको ये प्रश्न याद रखना है, अध्यक्ष कौन थे, है ना। एक सदस्यों की संख्या याद रखनी है, तो 8 सदस्य थे। और वैसे सदस्य 9 सदस्य समिति थी जिसमें एक अध्यक्ष है। फिर आपको याद रखनी गठन कब किया गया, 2017 में। फिर आपको याद रखना है कि रिपोर्ट कब सौंपी, 2019 में। और कैबिनेट ने कब मंजूरी दी, तो आप याद रखेंगे कि 29 जुलाई 2020 के अंदर जो है वह कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार स्तंभ कितने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अब मैं आपको बता रहा हूं कि NEP 2020 के आधार स्तंभ, आधार स्तंभ, प्यारे साथियों याद करना, इसके 5 आधार स्तंभ माने गए हैं। कितने? 5 आधार स्तंभ माने गए हैं। एक एक को लिखेंगे। सबसे पहले याद रखना एक्सेस। क्या याद रखना है? एक्सेस। दूसरा याद रखना है इक्विटी। इक्विटी अर्थात अपन बात करेंगे भागीदारी की, है ना, इक्विटी अर्थात भागीदारी। एक आपको याद रखना है क्वालिटी। क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता, क्वालिटी। एक आपको याद रखना है अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। और एक आपको याद रखना है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब देखो, ये मैंने आपको एक निश्चित सीक्वेंस में बताई है, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से और इजी वे में याद करना चाहते हैं तो आपको इसको ऐसे कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है साथियों। आप क्या कर सकते हैं, आप देखो 1, 2 और 3 ये तो हैं आपके A3 से। किससे हैं? A3 से। उसके बाद A और E और Q वाला अलग है, तो E और Q, बस इतना सा याद कर लेना। A3EQ, A3EQ। ए से क्या क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा, अफोर्डेबिलिटी हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा। ई का मतलब इक्विटी हो जाएगा, क्यू का मतलब क्वालिटी हो जाएगा। आइए एक एक की बात करते हैं। एक्सेस यानी हमें ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी जो जिसकी पहुंच सभी वर्गों तक हो, यानी एक्सेस का मतलब है पहुंच। एक्सेस का मतलब क्या है प्यारे साथियों? पहुंच। या पहुंच कहां तक? पहुंच सब तक, ऐसे लिख लो, पहुंच सब तक। इक्विटी मैंने अभी बता दिया कि सभी वर्गों की इसमें क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए, ऐसी हमें शिक्षा नीति चाहिए। क्वालिटी यानी ऐसी शिक्षा नीति चाहिए जो रटन पद्धति पर नहीं आधारित हो, जो गुणवत्तापूर्ण क्या करे? गुणवत्ता पर कार्य करे। अफोर्डेबिलिटी यानी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिस समाज का हर व्यक्ति क्या कर सके? क्या कर सके? प्राप्त कर सके। तो हम कह सकते हैं अफोर्ड कर सके। अफोर्ड का मतलब होता है किफायती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किफायती होना चाहिए। ठीक है, ये शब्द भी लिख लो, किफायती। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जिसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, यानी जवाबदेहिता। अब ठीक है, तो ये भी इसका एक अच्छा प्रश्न बनता है, जिसको मैंने सिर्फ अलग एक पूरी स्लाइड मैंने इसी को दे दी है। बिल्कुल प्यारे साथियों, एक पूरी स्लाइड मैंने जो है इन 5 आधार स्तंभ है। 5 आधार स्तंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्या बनते हैं? बिल्कुल प्यारे साथियों, आधार स्तंभ बनते हैं। एक बार फिर से देख लो, 5 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक्सेस है,
फिर इक्विटी है, फिर आप कह सकते हैं क्वालिटी है, और उसके बाद अफोर्डेबिलिटी है, और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेहिता है। अब बात करते हैं, मैंने कहा इस शिक्षा नीति के प्रावधानों की। प्रावधानों को लेकर बहुत अच्छे से आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पक्का प्रश्न यहां से बनेगा, पक्का प्रश्न यहां से बनेगा। प्रावधान में धीरे धीरे इजी से टफ की तरफ लेके जाऊंगा। जैसे आपको एक याद होना चाहिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसका नाम वाकई में शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने उसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था 1985 में। तो याद रखना, वह 1985 में घोषित किया गया जो नाम था 2020 तक, यानी 35 वर्षों तक उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। 2020 में फिर आए मोदी जी, मोदी कहा कि नहीं साहब, पुनः इसे शिक्षा मंत्रालय बना दो। तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर एम जो है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल शिक्षा मंत्रालय क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रावधानों की बात कर रहे हैं, अब एक एक प्रावधान के ऊपर चर्चा चलेगी। पहला प्रावधान आपके सामने आ गया। दूसरा प्रावधान याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बाकी को थोड़ा सा फास्टली लिखूंगा मैं, समझना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो हर महीने या मैं कह दूं हर साल फरवरी महीने में जो बजट पेश होता है, उस बजट का 6% टोटल जीडीपी का 6%, चाहे राज्य की जीडीपी है तो SG आप कह सकते हैं GSDP हो जाएगी, वह उस राज्य की जीडीपी हो जाती है। और केंद्र की बात है तो वह केंद्र की जीडीपी तो आप सभी जानते हैं। अच्छा, जीडीपी क्या होती है अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी आप कहीं भी चाहे तो परिभाषा लिख सकते हैं। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल टू 31 मार्च, अगले साल की 31 मार्च, अप्रैल से लेकर 31 मार्च अर्थात एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्रीज, घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सभी के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी मैंने आपको बता दी, इसको आप कहीं भी लिख लेना। अब देखिए सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ना, इस 2020 में प्रत्येक राज्य अपनी GSDP का 6% तथा केंद्र अपनी GDP का 6% किसमें निवेश करेगा? शिक्षा में निवेश करेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र व राज्य क्रमशः अपनी GDP व GSDP, आप कहेंगे जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जीडीपी व GSDP का 6% शिक्षा में निवेश करेंगे, शिक्षा में निवेश। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को यहां तक? अच्छा, और क्या है? अच्छे इंसान का निर्माण करना। और इसका क्या है? इस शिक्षा नीति का उद्देश्य, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना है, अच्छे इंसान का विकास करना है जो क्या करेगा? जो तर्क संगत विचार कर सके, जो तर्क संगत विचार कर सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि उसमें करुणा और सहानुभूति हो। देखिए शिक्षा नीति में ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट बातें बेटा। करुणा व सहानुभूति यानी दया हो, उसमें सहानुभूति हो, उसमें साहस और लचीलापन हो, तो ये भी ध्यान रखना, साहस व लचीलापन हो, साहस व लचीलापन हो। वह वैज्ञानिक चिंतन कर सके, साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक
चिंतन कर सके, वैज्ञानिक चिंतन कर सके, ये भी ध्यान रखना। और क्या कर सकता है, उसकी इच्छा शक्ति रचनात्मक हो, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लिख लेना कि उसकी रचनात्मक कल्पना शक्ति हो, रचनात्मक कल्पना शक्ति हो, ठीक है। और सबसे शानदार बात कि उसके अंदर नैतिक मूल्यों का समावेश हो, के अंदर नैतिक मूल्यों का समावेश हो, नैतिक मूल्यों का समावेश हो। प्यारे साथियों, याद रखना हमने बात करी है इसके प्रावधानों की। मैंने 3 प्रावधान आपके समक्ष लिखे हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और ये जो नई शिक्षा नीति है, वाकई में इसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य तथा केंद्र सरकार अपनी जीडीपी और जीएसडीपी का जो है वह है कितना, 6% जो है वो किस में निवेश करेगी, शिक्षा में निवेश करेगी। किस में निवेश करेगी, शिक्षा में। तो यहां तक की बात आपको सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा प्रावधान हमने क्या कहा कि एक अच्छे इंसान का विकास करना है जिस इंसान के अंदर तर्क संगत विचार हो, जिसमें करुणा व सहानुभूति हो, जिसमें साहस व लचीलापन हो, जो वैज्ञानिक चिंतन कर सके, जिसमें रचनात्मक कल्पना शक्ति हो तथा जिसमें नैतिक मूल्यों का समावेश हो। प्यारे साथियों, मैं कहता हूं किसी भी तरीके का यहाँ से ये जो तीसरा वाला है ना, इसको आप ऐसे यूं ही मत समझना, यहां से प्रश्न बन सकता है, यहां से प्रश्न जो है वो बन सकता है। तो क्लियर होगी, हमें ऐसे इंसान का विकास करना है जो इन सभी विशेषताओं के साथ क्या हो, मतलब अपने जीवन को जीता हो, ठीक है। के बाद बात करें और क्या प्रावधान है, तो याद रखना पहले आपने देखा था कि बच्चा जो है वह 2 तरीके का अध्यापन ज्यादा करता था। एक तो रटत पद्धति, जिसको आपने रोट लर्निंग कहते हैं, रटत पद्धति के आधार पर वह शिक्षा ग्रहण करता था। तो वह तो बहुत गलत बात थी। यानी रटत पद्धति का मतलब होता है वह चीजों को समझता नहीं था, अवबोध नहीं करता था, केवल रट देता था, कितनी बड़ा चैप्टर हो रट देगा, तो उसको बोलते हैं रटत पद्धति। और दूसरी चीज कि बच्चा केवल किसके लिए पास पढ़ रहा था, परीक्षा में पास होने के लिए। यानी एक विद्यार्थी का उद्देश्य होता था कि वह इतना पढ़ ले कि यार वह क्या हो जाए, परीक्षा में पास हो जाए। तो ये उस बच्चे का क्या हुआ करता था, लक्ष्य हुआ करता था। अब नई शिक्षा नीति में इन दोनों बातों को हटा दिया गया है, यानी अब अवबोधात्मक शिक्षण होगा। तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। हम लिखेंगे रटत पद्धति तथा परीक्षा पास हेतु पढ़ाई, परीक्षा पास हेतु पढ़ाई के स्थान पर, पढ़ाई के स्थान पर अवबोधात्मक या अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल, अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाना, जोर है ना, अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाना, यह भी इस शिक्षा नीति का बहुत अच्छा उद्देश्य। और क्या प्रावधान है जो इंपॉर्टेंट है, पहली दूसरी स्लाइड पे जो मैं प्रावधान लिखूंगा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। एक प्रावधान आपको याद रखना है कि पहले प्री स्कूलिंग की व्यवस्था नहीं होती थी। प्री स्कूलिंग यानी पहली कक्षा से पहले क्या पढ़ाई हो उसकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पहली कक्षा से पूर्व भी प्री प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, यानी अब 3 साल का बच्चा जो है वह भी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। तो ये बात भी आप जो है वह लिख लो। आप लिख दो कि आप यूं कह सकते हैं कि पूर्व में राजकीय स्कूलों में, पूर्व में राजकीय स्कूलों में प्री स्कूलिंग व्यवस्था नहीं, प्री स्कूलिंग व्यवस्था अर्थात जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता था तभी पढ़ पाता था, अर्थात 6 वर्ष का बच्चा ही विद्यालय में प्रवेश ले पाता था। लेकिन अब वह 3 वर्ष से, लेकिन अब वह 3 वर्ष से ही अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको आप ECCE बोलते हैं, ECCE द्वारा आंगनबाड़ी के माध्यम से, किसके माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से
से शिक्षा प्रारंभ कर सकेगा, शिक्षा प्रारंभ कर सकेगा, शिक्षा प्रारंभ कर सके। बात समझ में आ गई आप सभी को? हमने क्या कहा? हमने कहा कि साहब ये 5 प्रावधान आपके सामने बहुत अच्छे हैं। 500 प्रावधान एक बार देख लो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। केंद्र व राज्य सरकार अपनी जीडीपी और जीएसडीपी का क्रम से 6% जो है वो शिक्षा में क्या करेगी? निवेश करेगी। और इस शिक्षा नीति का उद्देश्य जो है वो अच्छे इंसान का निर्माण करना है। और अच्छे इंसान का यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसा इंसान बनाना जो तर्क संगत विचार कर सके, जिसमें करुणा व सहानुभूति हो, जिसमें साहस व लचीलापन हो, जिसमें वैज्ञानिक चिंतन का विकास हो चुका हो, जिसमें रचनात्मक कल्पना शक्ति हो, जो नैतिक मूल्यों का समावेश रखता हो। तथा उसके बाद हमने कहा कि रटत पद्धति के स्थान पर अवधारणात्मक शिक्षण पर जोर दिया जाएगा। पहले बच्चा क्या करता था कि 6 वर्ष का बच्चा ही विद्यालय में प्रवेश लेता था, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। 2020 की शिक्षा नीति में अब राज्य के विद्यालय में भी आप जो है वह ECCE अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के तहत अब जो है बच्चा 3 वर्ष का बच्चा भी जो है वह आंगनबाड़ी में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकेगा। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहले, अगर आपके घर वाले आपको विद्यालय में एडमिशन के लिए लेके जाते थे ना पहली कक्षा में, तब आपके विद्यालय ने एडमिशन नहीं लिया होगा, ये कहते हुए कि बालक अभी 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, जब 6 वर्ष का हो जाए तब आप इसको विद्यालय में लेके आना। और उस चक्कर में हमारे घर वाले जो है हमारी 1-2 साल की एज बड़ी करवा देते थे कि साहब कर दो, 1-2 साल बड़ा कर दो। क्यों? तुम शरारती होते थे, घर पे तंग करते थे घर वालों को, तो घर वालों तो तुमसे छुटकारा पाना चाहते थे, तो तुम्हें 1-2 साल बड़ा करके वहां पे तुम्हारा नाम लिखा गया आगे। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि कल को हमारा बच्चा व्याख्याता बनेगा। व्याख्याता बनेगा तो यूं मान के चलो कि 2 साल बड़ा लिखा दिया। 2 साल बड़े लिखाने का मतलब है कि तुम रिटायर हो गए उस दिन तुम्हारी सैलरी जो है वो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए महीना होगी। यानी मोटा मोटी भी बात करूं तो साल के 24 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, 2 साल का 48 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। आप अपने माता पिता से इन 48 लाख का हिसाब मांगो, जिन बच्चों के माता पिता ने उनकी एज ज्यादा लिखाई है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। हालांकि ये चीज मेरे घर में भी नुकसान हुआ है। मेरी पत्नी जो है उनकी एज जो है उनके नानी जी ने 2 साल बड़ी करवा दी। अब बताओ, नानी जी तो चले गए, मैं हिसाब किससे लेने जाऊं? तो प्यारे साथियों याद रखना, इस तरीके से भी कई विद्यार्थियों के साथ हुआ है ऐसा, है ना? तो ये आपको कुछ प्रावधान आप याद रखेंगे। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। और यूं मान के चलो कि वह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल जड़ ही वही है जिसको हम शैक्षिक मॉडल कहते हैं। ठीक है ना? तो अब आप क्या लिखेंगे कि वर्तमान में शैक्षिक मॉडल, बहुत अच्छे से समझना, वर्तमान में शैक्षिक मॉडल क्या होगा पूछा जा सकता है। तो आपको मॉडल याद रखना है। अब होगा मॉडल 5+3+3+4, 5+3+3+4 अर्थात 5 और 3 8, 3 11, 11 और 4 15, और 3 साल का बच्चा विद्यालय में आएगा तो 15 यानी 18 साल का बच्चा विद्यालय से निकलेगा। 3 साल का आएगा और 18 का होके निकलेगा। और शैक्षिक मॉडल जो है वो कौन सा है? अब 5-3-3-4 है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। अभी समझ लेते हैं। ये है 5, ये है 3, ये है 3 और ये है पुनः 4। देखिए 5 जो है प्यारे साथियों, इसको बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज। क्या बोला गया है इसको? फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज या फाउंडेशन स्टेज भी आप इसको बोल सकते हैं। अब फाउंडेशन स्टेज में क्या है कि कितने साल की शिक्षा है? तो ये वर्ष हैं प्यारे साथियों, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ष हैं। तो इस फाउंडेशनल स्टेज के अंदर कितने साल की शिक्षा मिलेगी? 5 साल की, मतलब 5 वर्ष की शिक्षा है। तो पहली बात तो याद रखना, इसमें 5 वर्ष की शिक्षा है। अच्छा, 5 वर्ष की शिक्षा कैसे है? तो पूर्व प्रारंभिक से लेकर दूसरी कक्षा तक, यानी आप यूं कह दो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड। कितने हो गए? 5। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड, 5 वर्ष का क्या है? शिक्षा है। यानी मैं कह दूं पूर्व प्राथमिक से लेकर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर कक्षा 2 तक, कक्षा 2 तक। ठीक है? अच्छा,
अगर पूछ लिया जाए, क्या प्रश्न बन सकता है, रटने की चीज ही नहीं है, बहुत इजीली समझोगे। पूछ लिया जाए फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा कितने साल का जो है हो जाएगा, तो आप आयु वर्ग याद रखना। मैंने कहा ना 3 साल का आएगा, 5 साल पढ़ेगा, तो जब दूसरी कक्षा से निकलेगा तो वह 8 साल का हो चुका होगा। तो ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। फाउंडेशनल स्टेज में आप लिखेंगे कि आयु आयु जो है वह है 3 से 8 वर्ष। आयु कितनी हो जाएगी बाल को? 3 से 8 वर्ष। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या सभी को? यहां तक की बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देखो, सबसे पहली जो व्यवस्था है उसको हमने फाउंडेशनल स्टेज, ये क्रम याद रखना है, 5 3 3 4, इसको उल्टा सीधा मत बोल देना। 5 का मतलब फाउंडेशनल स्टेज, 5 वर्ष की शिक्षा होगी। प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक से लेकर आप देख लो कक्षा 2 तक बच्चा पढ़ेगा। 3 साल का बच्चा भी प्रवेश ले सकता है, लेकिन जब वह 5 साल पढ़ेगा तो 5 और 3 8 साल का होके वह दूसरी कक्षा जो है वो पास कर देगा। ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे साथियों याद आपको रखना है कौन सा? 3 साल वाला। 3 साल वाला जो है इसको प्रीपरेटरी शिक्षा बोला गया है। प्रीपरेटरी प्रीपरेटरी स्टेज बोल दो इसको, प्रीपरेटरी स्टेज। सर इसके तहत क्या है? तो ध्यान रखना कक्षा 2 तक तो यहां पढ़ दिया, अब कक्षा 3 4 5 है ना, तो देखो 3 है ना, तो कक्षा 3 4 5 का अध्ययन करेगा बच्चा। यहां पर क्या करेगा? कक्षा 3 4 5 का अध्ययन करेगा। अच्छा, आयु वर्ग यदि पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर 8 साल का तो यहां हो गया, तो 9 साल में तीसरी, 10 साल में चौथी, 11वें साल में उसकी 5वीं, अर्थात 8 से 11। तो आयु वर्ग यहां याद रखेंगे आप, आयु वर्ग जो है तो याद रखेंगे 8 से 11 वर्ष। आयु वर्ग क्या याद रखेंगे आप? 8 से 11 वर्ष। तो मेरे ख्याल से आपको चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि 5 3 3 4 का मॉड्यूल क्या है। 5 में तो हमने कहा कि फाउंडेशन स्टेज है जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर दूसरी कक्षा तक पढ़ेगा, 3 साल का आएगा, 8 साल का होके निकलेगा। प्रिपरेटरी स्टेज में हमने कहा कक्षा 3 4 5 का अध्ययन करेगा, यानी 3 साल के लिए पढ़ेगा, और 3 साल के लिए जब पढ़ेगा तो उसकी उम्र हो जाएगी 8 से 11 वर्ष। यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को? यहां तक की बात क्लियर है ना? ठीक है। अब आ गया अगला 3। अगला 3 जो है इसको अपन अलग कलर में ले लेते हैं, ठीक है। और एक बार इस 4 को मैं यहां से हटा देता हूं। क्या कर दिया? चल मैया बचा लिया तुमने। ठीक है, अब इस 3 पे अध्ययन करते हैं प्यारे साथियों। इसको बोला गया मिडिल स्टेज। इसको क्या बोला गया प्यारे साथियों? मिडिल स्टेज बोला गया है, मिडिल स्टेज। ठीक है, मिडिल स्टेज की अगर बात करूं तो याद रखना इसके अंदर कक्षा आपको याद रखनी है। 5वीं कक्षा तक तो बच्चा यहां पढ़ लिया, तो कक्षा 6 पढ़ेगा, कक्षा 6 पढ़ेगा, 7 पढ़ेगा, 8, 6 7 8 पढ़ लिया। ठीक है, यदि ऐसे ही प्रश्न बन गया आयु वर्ग को लेकर, किसको लेकर? आयु वर्ग को लेकर, तो याद रखना 11 साल का यहां हो गया था, तो 11 साल का हो गया, तो 12 में छठी, 13 में 7वीं और 14 में 8वीं। तो आप कह सकते हैं कि 11 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष। यहां पर आपको एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं कि ये जो कक्षा 6 है ना, इस कक्षा 6 से ही उसको कौशल शिक्षा दी जाने लगेगी। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कक्षा 6 से ही, कक्षा 6 से, हालांकि आगे इसकी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, कक्षा 6 से ही कौशल आधारित शिक्षा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से लिखना, ये पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी कक्षा से ही बालक को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाने लगेगी, कौशल आधारित शिक्षा दी जाने लगेगी। तो मेरे बाल को आपको याद रखना है कि उसे जो है कक्षा 6 से ही यह शिक्षा दी जाने लगेगी। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? तो देखो 5 3 का हो गया, फिर ये 3 हो गया हमारा, ठीक है ना, ये वाला 3 हो गया, यानी 5 और 3 8 और 3 11, 11 साल की स्टडी होगी और बच्चा जो है वो 8वीं पढ़ के निकल गया है। 11 साल की स्टडी होगी, बच्चा 8वीं पढ़ के निकल गया है। अब बात करते हैं 8वीं के बाद की जो 4 साल की शिक्षा बच जाती है उसको क्या बोला गया है। इसके लिए मैं और कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक ले लेता हूं। ये जो 4 साल है प्यारे साथियों, इसको सेकेंडरी स्टेज बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? सेकेंडरी स्टेज इसको बोला गया है। एक बात तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी है कक्षा? तो देखो बच्चा यहाँ पे 8 पढ़ लिया, तो 9 10 11 और 12 है ना, 9 10 11 12 जो है वो सेकेंडरी स्टेज पे है। और यहां पर यदि पूछ लिया जाए बच्चे का आयु वर्ग क्या रहेगा, बच्चे का आयु वर्ग क्या रहेगा, तो बताओ 14 वर्ष का तो 8 साल का बच्चा हो गया था, 14 वर्ष के पश्चात 15 16 17 18, यानी आप कह दो कि सर 14 से 18 वर्ष, कौन सा?
14 से 18 वर्ष जो है उसका आयु वर्ग हो जाएगा, ये देखो 4 तुम्हारे सामने। बताओ ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझने की बात है प्यारे साथियों, ये बहुत अच्छे से समझने की बात है कि वर्तमान में शैक्षिक मॉडल हमने कौन सा अपनाया है। तो यहां तक की चीजों को एक बार देख लो, हमने क्या बात करी। आज हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करी है, ठीक है। और हमने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो 34 वर्षों के पश्चात आई है, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 1968 व 1986 के पश्चात हमें पहली बार शिक्षा नीति देखने को मिल रही है। हमारा जो SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वह 2015 जो है, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं विश्व के सभी देशों ने, उसमें जो SDG 4 है वह समावेशी शिक्षा की बात करता है। और इस यही जो है हमारी नई शिक्षा नीति की क्या बन जाती है, हमारी नई शिक्षा नीति की प्यारे साथियों आवश्यकता बन जाती है। फिर हमने कहा कि इससे पहले भी 1968 में भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है प्रयास किया गया था। 1964 में उन्होंने दौलत सिंह कोठारी जो UGC आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, इनकी अध्यक्षता में तथा JP नाइक की सचिव जो थे, इनके साथ में मिलकर एक समिति का गठन किया था और इस आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने पहली शिक्षा नीति बनाई जिसमें 23 सिफारिशें दी, 23 में से 17 सिफारिशें लागू कर दी गई थी। इसलिए जो है 1966 में रिपोर्ट दे दी, स्वीकार कर दी गई, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह शिक्षा नीति जो है आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हो पाई, ठीक है। उसके बाद में बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, हमने कहा कि इस समय राजीव गांधी जी अपने माता का अधूरा सपना पूरा करने आए थे और उन्होंने भी कुछ हद तक कोठारी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए देश की पहली आधिकारिक शिक्षा नीति घोषित कर दी 1986 में। और याद रखना है कि इसके अंदर 2 बार संशोधन पूछे गए हैं। 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा समीक्षा की गई और 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा जो है इसकी समीक्षा की गई। उसके पश्चात आपको याद रखना है प्यारे साथियों कि 1992 में नरसिम्हा राव सरकार जब आ जाती है, उन्होंने क्या किया था, इसमें संशोधन किया था। और संशोधन करना इसलिए जरूरी था कि 1991 में हमारे देश ने जो आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाया था, उन आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की वजह से पुरानी शिक्षा नीति भारत के नवीन सपनों को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रही थी। ऐसे में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव साहब ने क्या कर दिया, संशोधन करवा दिया। और ये याद रखना है, एक बार संशोधन देखने को मिला और 2 बार समीक्षा देखने को मिलती है 1986 की शिक्षा नीति में। और उसके पश्चात बात आ जाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप सभी को पता है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी का आना, 2015 में SDG जो है 17 लक्ष्यों का बनना और उसके अंदर SDG 4 का आना और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का यह घोषणा करना कि जो पुरानी शिक्षा नीति है वो भारत के सपनों को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए हमें नई शिक्षा नीति की जरूरत है। और प्यारे साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने वर्ष 2015 में हमारे तत्कालीन पूर्व कैबिनेट सचिव हुआ करते थे TSR सुब्रमण्यम साहब, TSR सुब्रमण्यम साहब की अध्यक्षता में समिति बनाई। समिति ने बाकायदा 2016 के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन वो रिपोर्टें जो थी वो भारत की तत्कालीन व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं थी, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया गया। फिर से असफल प्रयास हो जाता है। लेकिन फिर याद रखना कि 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख हमारे के कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन साहब की अध्यक्षता में पुनः एक समिति बनाई। और याद रखना, मैंने कस्तूरी रंजन साहब पे आपको बताया है कि इन्हें पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। और इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई जिसमें 9 सदस्य हैं, जिनमें स्वयं अध्यक्ष हैं और 8 अन्य सदस्य हैं। 8 सदस्य इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके समक्ष जो है इनके नामों को लिख दिया है। हमने कहा कि समिति ने 2019 मई में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट को जो है कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी और घोषणा कर दी तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल साहब ने। भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। ये पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। फिर हमने कहा कि ये जो शिक्षा नीति थी इसके कितने आधार स्तंभ है, तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि देयर आर 5 बेस पिलर। और कौन कौन सी 5 आधार स्तंभ है तो उनकी ट्रिक भी मैंने बता दी थी। A3EQ, ए का मतलब एक्सेस यानी सभी तक पहुंच, फिर अफोर्डेबिलिटी यानी किफायती, फिर ए यानी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता, ई यानी इक्विटी यानी भागीदारी और क्यू यानी क्वालिटी यानी गुणवत्ता। ये 5 इसके आधार स्तंभ है। और उसके पश्चात हमने कुछ प्रावधानों की बात करी। प्रावधानों में हमने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय
पहले कर दिया गया। याद रख लेना कि केंद्र व राज्य सरकार अपनी क्रम से जीडीपी और जीएसडीपी का 6%, ये 6% है बेटा, कितना है 6% जो है वो अपनी जीडीपी का शिक्षा में निवेश करेंगे। इस शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य एक अच्छे इंसान का विकास करना, जिसमें तर्क संगत विचार हो, करुणा व सहानुभूति हो, साहस व लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्यों का समावेश। यह शिक्षा नीति रटत पद्धति या परीक्षा हेतु पढ़ाई जो है उस पर बल नहीं देकर अवधारणात्मक समझ पर बल देती है। पूर्व में राज्य के विद्यालयों में प्री स्कूलिंग की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात 6 वर्ष का बच्चा ही प्रवेश ले पाता था, लेकिन अब 3 वर्ष से ही बालक जो है वह ईसीसीई द्वारा आंगनबाड़ी के माध्यम से अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकेगा। फिर हमने कहा कि वर्तमान में जो शैक्षिक मॉडल है, पहले 10+2 होता था और अब 5-3-3-4 में विभाजित कर दिया गया है। 5 जिसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा, जिसमें 3 वर्ष का बच्चा प्रवेश लेगा, 8 वर्ष का होकर निकलेगा और पूर्व प्रारंभिक से लेकर पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 2 तक यानी 5 साल यहां पर पढ़ाई करेगा। फिर वह तीसरी कक्षा के लिए प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा, 3-4-5 यानी 3 साल अध्ययन करेगा, यानी 8 से 11 वर्ष का होकर निकलेगा। फिर 3 साल वह मिडिल स्टेज करेगा, कक्षा 6-7-8 करेगा, जिसमें आयु वर्ग हो जाएगा उसका 11 से 14। यहाँ पर कक्षा 6 से कौशल आधारित शिक्षा दी जाएगी। और फिर हमने कहा कि चौथा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 का अध्ययन करेगा और बालक जब विद्यालय शिक्षा पूर्ण करके निकलेगा तब उसकी आयु जो है वो 18 वर्ष होगी। प्यारे साथियों, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपके सामने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पहला पार्ट आप लोगों के सामने रखा है। अगली चर्चा अपन अगले अध्याय में अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाने, एक भी लाइन यहां से बाहर नहीं जाएगी। फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, राम राम।